रामनगर गांव में मुरली नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मुरली बचपन से ही बहुत मेहनती और वफादार था। वह जो भी काम करता पूरी मेहनत और लगन से करता। मुरली रोज किसी न किसी के यहाँ काम करता और जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उसे अपने और अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखता था। मुरली एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मुरली के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर ले सके। मुरली की स्थिति इतनी खराब थी कि उसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। मुरली अपने गांव का सबसे गरीब किसान था, इसलिए लोग इनको उतना इज्जत भी नहीं देते थे। बेटा, आज कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? सुबह से कुछ भी पेट में नहीं गया। लगता है मेरी ताकत अब जवाब देने लगी है। माँ, मैं कल से ही गांव में इधर-उधर भटक रहा हूँ। खेतों में भी गया, पर मजदूरी का काम कहीं नहीं मिला। कुछ लोग तो खुद परेशान हैं। बेटा, तू परेशान मत हो। भगवान सब देखता है। शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। माँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। जब तुम बूढ़ी हो गई हो, तो मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहा। माँ, मैं अभी फिर से बाहर जाऊंगा। कहीं ना कहीं से कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। बेटा, अब ज्यादा मत भाग खाली पेट। इतनी मेहनत मत कर, कहीं तुझे ही कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? माँ, तुम्हारा आशीर्वाद है, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बस मेरे लिए दुआ करो। इतना कहकर मुरली अपने घर से बाहर निकलता है और पास ही के गांव चंदनपुर की ओर चल पड़ता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए अच्छा सा घर और खाना दे सकूंगा। चंदनपुर गांव पहुंचने के बाद मुरली एक एक घर का दरवाजा खटखटाने लगता है और हर बार वह अपनी भूख की बात करता और कुछ खाने के लिए मांगता, लेकिन दुर्भाग्य से उसे हर घर से निराशा ही हाथ लगती। कोई कहता हमारे पास खुद ही मुश्किल से खाना आता है, तो कोई बिना जवाब दिए दरवाजा बंद कर देता। लोगों के ऐसे व्यवहार को देखकर मुरली की उम्मीदें टूटने लगती हैं। लगता है मुझे यहाँ पर खाने के लिए कोई कुछ नहीं दे सकता। हे ईश्वर, अब तू ही मेरी मदद कर। मुरली उदास होकर अपने घर की ओर जाने वाला ही होता है कि तभी उसकी नजर गांव के एक पुराने से घर पर पड़ती है। हो सकता है शायद यहाँ से मुझे कुछ खाने को मिल जाए। इतना कहकर मुरली उस घर के पास जाता है और उस घर का दरवाजा खटखटाता है। खटखटाने की आवाज सुनकर उस घर में से एक साधु बाबा निकलते हैं। बाबा मुरली की ओर देखते और उससे पूछते हैं। बेटा, क्या चाहिए? बाबा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। माँ भूखी है और मैं भी बहुत जगह गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आप ही कुछ खाने को दे दो। मुरली बातें सुनकर साधु बाबा को थोड़ा दया आ जाती है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आओ, पहले तो तुम पेट भर कुछ खा लो, क्योंकि ईश्वर किसी को भूखा नहीं रखता। साधु बाबा मुरली को कुछ खाने को दे देता है और मुरली भी पेट भरकर खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने मुझे खाना दिया। पता नहीं मैं इसका कर्ज कैसे उतार पाऊंगा। बाबा मुस्कुराते हुए बोले। बेटा, जिंदगी में कभी हार मत मानना। ईश्वर हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो मेहनत करते हैं और सच्चे दिल से कोशिश करते हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बेटा, तुम्हारी जिंदगी जल्द ही बदलने वाली है। बस सच्चाई और मेहनत का हाथ थामे रखना। जी बाबा, जरूर मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद साधु बाबा ने मुरली को आशीर्वाद दिया और एक छोटी सी पोटली थमाई। इसमें क्या है बाबा? बेटा, इसमें तुम्हारे और तुम्हारी बूढ़ी माँ के लिए खाना है। तुम इसे घर ले जाओ और अपनी माँ के साथ बैठकर खा लेना। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुरली बाबा का धन्यवाद कर अपने घर के लिए निकल गया। अपने घर पहुंचकर माँ कहाँ हो?
इसके देखो, मैंने बाद आज के मुरली खाने का और इंतजाम उसकी कर लिया बूढ़ी है। माँ एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर वो दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह मुरली फिर से अपने काम की तलाश में निकलता है, तो उसे आज भी कोई काम जल्दी नहीं मिलता है। वह काम की तलाश में इधर-उधर भटक ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहां के जमींदार गोपाल दास पर जाती है। मुरली गोपाल दास मालिक, मुझे कुछ काम दे दो क्योंकि कल से मेरे घर में खाने का एक भी अनाज नहीं है। अगर आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला तो आज भी हमें ऐसे ही भूखा रहना होगा। मैं भी किसी मजदूर की तलाश में हूं। अब तुम मुझे मिल ही चुके हो, तो मेरी तलाश खत्म हो गई। तुम मेरे खेत में काम कराना है, लेकिन मैं वहीं बैठकर देखूंगा कि तुम ठीक से काम कर रहे हो या नहीं। इसके बाद मुरली गोपाल दास के खेत में चला जाता है और पूरी लगन से काम करने लगता है और गोपाल दास पास ही के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मुरली दिन भर खेत में काम करता है और उसके बाद उसकी दिन भर की मजदूरी गोपाल दास उसे शाम को दे देता है। मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। अगर चाहो तो तुम कल भी यहाँ आकर काम कर सकते हो। इसके बाद मुरली अपने घर जाता है। मुझे आज काम मिल गया और ये देखो, आज की मजदूरी भी लेकर आया हूँ। अब हमारे भूखे सोने का दिन खत्म हुआ। बेटा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। तूने इतनी मेहनत की, आखिर आज उसका फल मिला। फिर उसकी बूढ़ी माँ खाना बनाती है और दोनों अच्छे से पेट भरकर खा लेते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुरली गोपाल दास के खेत में काम कर ही रहा होता है कि तभी वह देखता है कि गोपाल दास उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। जब मुरली गोपाल दास को उदास देखता है, तो वह उससे पूछने जाता है। मालिक, आज आप इतना उदास क्यों हैं? क्या हुआ? कोई गंभीर बात है क्या? अरे नहीं मुरली, कोई बात नहीं। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। मालिक, साफ साफ दिख रहा है कि आप उदास हैं। आप मुझे बताइए, क्या परेशानी है? हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। नहीं मुरली, इस परेशानी का हल किसी के पास नहीं है। अरे मालिक, आप एक बार बताइए तो सही, हो सकता है कि मैं इस समस्या का हल निकाल सकूं। ठीक है, तो सुनो। मेरे गांव के दो जमींदार भाइयों ने मेरी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है। वह जमीन मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि वह मेरे दादाजी ने मेरे लिए छोड़ी थी। लेकिन धोखे से गांव के दो जमींदार भाइयों ने उस जमीन को हड़प लिया है। मैं इसकी शिकायत पुलिस में भी नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं का साथ देती है। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपकी पुश्तैनी जमीन आपको वापस मिल सकती है। क्या तरकीब है? जल्दी बताओ। इसके बाद मोहन गोपाल दास को सारी तरकीबें बता देता है। मोहन की तरकीब सुनने के बाद गोपाल दास को वह तरकीब बहुत पसंद आती है। अरे वाह, मुरली क्या शानदार तरकीब निकाली है। अगर मुझे मेरी पुश्तैनी जमीन वापस मिल जाती है, तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अरे नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम पर लग जाओ और कल से ही इस तरकीब पर लग जाना। ठीक है मालिक। इसके बाद मोहन अपना काम करने लगता है और अगली सुबह वह उस गांव के दोनों जमींदार भाइयों के पास जाता है और उनसे काम मांगता है। नमस्कार सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? कौन हो तुम? और यहाँ पर काम करने वाले चाहिए, ये तुम्हें किसने बताया? अरे सेठ जी, हर दिन कहीं ना कहीं काम कर अपना पेट पालने वाला एक गरीब मजदूर हूँ। कभी किसी के यहाँ खेती कर लेता हूँ, तो कभी किसी के यहाँ मजदूर बनकर जो काम मिल जाए कर लेता हूँ। ये सब तो ठीक है, पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। इसका मतलब गोपाल सेठ सही कह रहे थे आप लोगों के बारे में।
क्या कहा गोपाल सेठ ने हमारे बारे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। चलो चलता हूँ। आप लोगों के पास तो कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँ? सुरेश के मना करने के बाद मोहन जाने लगता है। तभी महेश सुरेश से उसे रोककर पता लगाने बोलता है कि गोपाल दास ने उनके बारे में मुरली को क्या बोला है। अरे रुको भाई, इधर आओ जरा, एक काम है तुम्हारे लिए हमारे पास। सुरेश के बुलाने पर मोहन फौरन उनके पास चला जाता है। अरे धन्यवाद सेठ जी। बोलिए क्या काम है? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। आखिर पापी पेट का सवाल है। काम तो हम बता देंगे, पहले तुम ये बताओ गोपाल दास हमारे बारे में क्या बोल रहा था तुम्हें? अरे हुआ यह कि जब मेरी गोपाल सेठ से बहस हो रही थी, तभी उन्होंने मुझे कहा कि उनसे ज्यादा मजदूरी पूरे गांव में कोई नहीं देगा। तो मैंने भी ताव-ताव में बोल दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार सुरेश सेठ और महेश सेठ से ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। तभी तो उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। सही कहा था ना मैंने सेठ जी? अरे हाँ भाई हाँ, आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हर मजदूर को उसके काम के हिसाब से सही सही मंजूरी मिले। वाह, क्या बात कही है। सुरेश और महेश दोनों भी मुरली की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ खेतों में काम करने का काम दे देते हैं। सुरेश के कहते ही मुरली उनके खेतों में काम करना शुरू भी कर देता है। इसी तरह कुछ दिनों तक मोहन सुरेश और महेश के खेतों पर काम करता है। मुरली बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करता था। वह समय से पहले आ जाता और काम पर लग जाता और सब लोगों के जाने के बाद ही जाता। मुरली को इतनी मेहनत करते देख सुरेश और महेश आपस में बात करते हैं। अरे महेश भैया, ये मुरली तो बहुत मेहनती है। यह अकेला ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ उस दिन इसे हमने रोक लिया। अच्छा हुआ मुरली को हमने अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह बहुत मेहनती और ईमानदार भी है। आजकल के ज़माने में ऐसा व्यक्ति मिलना घास के ढेर में सुई ढूंढने की तरह है। हाँ भैया, कुछ भी कहो, मेहनती तो बहुत है मोहन। इसके इतना काम शायद ही कोई करता होगा हमा। मुरली ने अपनी मेहनत से दोनों भाइयों का दिल जीत लिया था। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। रविवार की सुबह सुबह सुरेश और महेश अपने खेत के दौरे पर जाते हैं। जब वो अपने खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मुरली काम कर रहा होता है। मुरली को रविवार को भी काम करता देख सुरेश बोलता है, अरे मुरली भाई, रविवार के दिन भी तुम काम कर रहे हो, आज तो आराम कर लिया होता। आराम वो क्या होता है सेठ जी? मैं अकेला अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता हूँ घर पर, और अकेला व्यक्ति घर पर रहकर क्या ही आराम करेगा। इसलिए सुबह जल्दी ही आ जाता हूँ और काम पर लग जाता हूँ। इसमें मेरा दिल लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती व्यक्ति हो। एक काम करो, आज तुम काम रहने दो, जाओ जाकर वहां पेड़ के नीचे आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। मुझे काम करना पसंद है। ठीक है मुरली, फिर हम निकलते हैं। तुम्हारा जब मन करे अपने घर चले जाना। ठीक है सेठ जी। इसके बाद सुरेश और महेश खेत को मोहन के भरोसे छोड़ वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब सुरेश और महेश अपने खेत पर आते हैं तो देखते हैं पुलिस वहां आई है। पुलिस को देखते ही दोनों दौड़े दौड़े आते हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो पहले ही इस जमीन के असली कागजात बड़े इंस्पेक्टर को दिखा दिए थे ना। अच्छा, ये जमीन तुम्हारी है ना? तभी तो तुम दोनों को अंदर करने आया हूं। अंदर मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। साफ साफ कहने की कोई जरूरत नहीं है। जरा अपनी नजर घुमाकर वहां देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। इंस्पेक्टर वर्मा के कहते ही दोनों भाई जब पलट कर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक संदूक रखा होता है जो कल रात गांव से चोरी हो गई थी। यह वही संदूक है जो कल रात गांव से चोरी हो गई थी।
संदूक और चोरी का नाम सुनते ही दोनों भाइयों की हवा टाइट हो जाती है। अब बताओ, ये चोरी की संदूक तुम्हारे जमीन में क्या कर रही है? ये कहाँ से आया हमारी जमीन में हमें नहीं पता। चलो, अब बहाना मत बनाओ। पहले गांव में चोरी करो और फिर अपने जमीन में लाकर छुपा दो। फिर बोलो, यह क्या है? साहब, हमने कुछ नहीं किया। ये सब कहाँ से आया इस जमीन में हमें नहीं पता। इस मामले से बचने के लिए दोनों भाई कुछ तरकीब लगाने की सोचते हैं। तभी वहां मुरली आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस क्यों आई है? कुछ हुआ है क्या? हाँ मुरली, देखो पता नहीं कहाँ से हमारी जमीन में यह गांव का चुराया हुआ संदूक आ गया है। क्या संदूक ये कहाँ से आ गया? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए मालिक। हाँ मोहन, अब तू ही कुछ तरकीब बता जिससे हम इससे बाहर आ सके। तीनों को खुसुर फुसुर करता देख इंस्पेक्टर कहता है। चलो, अब कोई तरकीब मत बनाओ। दोनों में से एक भाई तो पक्का जाने वाला है जेल में। अब तुम दोनों ही फैसला। इंस्पेक्टर साहब, हमें बस 5 मिनट दीजिए। अभी हम फैसला करके आते हैं कौन जाएगा जेल। ठीक है, जल्दी जल्दी तय करो, किसको लेकर जाऊं मैं जेल? ठीक है इंस्पेक्टर साहब। मुरली सुरेश और महेश इंस्पेक्टर से थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं। देखो मालिक, दोनों भाइयों के फंसने से अच्छा है कोई एक भाई फंसे। अब आप लोग सोचिए कौन जाएगा जेल। मुरली भाई, हम दोनों भी अंदर नहीं जाना चाहते। कोई तरकीब लगाओ भाई, जिससे हम दोनों बच जाएं। मालिक, एक बात बोलूं, इस संदूक को देख के तो लगता है कि यह संदूक किसी बड़े आदमी का है। अगर उन्हें पता चला कि अपने चोरी की है तो आपको उम्र कैद तो जरूर होगी। एक तो सुरेश पहले से डरा हुआ था और मुरली से यह सुनते ही सुरेश डर के फटाफट पूरी कहानी मुरली को बता देता है। देखो मुरली, सच्ची सच्ची कहूं, यह जमीन तो हमने बस कुछ महीने पहले ही हड़पी थी अपने चचेरे भाई गोपाल से। सुरेश से जमीन हड़पने की बात सुन मुरली ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। क्या कहा मालिक? हड़पी थी जमीन? मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ साफ बताइए। सुरेश से पूरी कहानी मुंह जबानी सुनते ही मुरली कहता है। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है तो एक काम कीजिए। मालिक, आप सबसे पहले जाकर इंस्पेक्टर वर्मा को बोल दीजिए यह जमीन गोपाल दास सेठ की है। इंस्पेक्टर को बोलना हमने तो बस कुछ महीना पहले ही यह जमीन उनसे बस काम करने के लिए ली है। बाकी का मैं संभाल लूंगा। अरे मुरली, पर इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, उसका क्या? नहीं मालिक, आप शायद मेरी तरकीब अब तक समझे नहीं। आप जब यह इंस्पेक्टर को बोलोगे यह जमीन गोपाल सेठ की है, तो पुलिस किसको पकड़ेगी? गोपाल सेठ को। और गोपाल सेठ के अंदर जाते ही यह जमीन फिर से आप लोग हड़प लेना, समझे? इससे आप लोग भी बच जाओगे और जमीन भी आपकी रहेगी। मोहन की तरकीब सुन दोनों भाई दंग रह जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, यह जमीन हमारी नहीं है। हमने तो बस काम करने के लिए यह जमीन हमारे चचेरे भाई गोपाल दास से ली थी। वाह, जब तुम खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपने आप को बचाना चाहते हो। नहीं साहब, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मुरली से पूछ लीजिए। यह हमारे पास बस अभी काम कर रहा है। इसके पहले यह गोपाल दास के पास काम करता था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यह जमीन गोपाल दास सेठ की है। सुरेश सेठ और महेश सेठ ने तो बस कुछ ही समय से इस जमीन पर काम करना शुरू किया है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, मुरली जाओ और गोपाल दास को बुला कर लाओ। मुरली फौरन जाकर गोपाल दास को बुला लाता है। ये संदूक यहाँ कहाँ से आया? अरे साहब, ये तो मेरी संदूक है। दरअसल कल मैं ही ये संदूक के बारे में रिपोर्ट लिखवाने आया था। ये सब तो हमारा प्लान था, इन दोनों के मुंह से सच्चाई सुनने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, हम लालच में आ गए थे। हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे और यह जमीन भी गोपाल भाई को वापस दे देंगे। गलती तो तुम दोनों ने कर दी है, इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलकर रहेगी और रही। सुरेश और महेश दोनों इंस्पेक्टर और गोपाल दास से माफी मांगने लगते हैं। दोनों को इतना गिड़गिड़ाता देख गोपाल दास दोनों को माफ कर देता है। इंस्पेक्टर को भी इन्हें नहीं ले जाने देता है
और अपना केस भी वापस ले लेता है। धन्यवाद भाई, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है सुरेश, कोई बात नहीं, बस यह याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम्हें अपनों के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। मुरली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी पुश्तैनी जमीन वापस दिला दी। मैंने तुम्हें जो इनाम देने का वादा किया था वह मैं तुम्हें जरूर दूंगा। आखिर में गोपाल दास मुरली को जमीन भेंट कर देता है और उसकी एक जमीन का मालिक मुरली को बना देता है। पाल दास को उसकी जमीन वापस दिला दी और दोनों ठगे भाइयों को भी सबक सिखा दिया।